Chapter 4, Political Science, Class 12. And the name of the chapter is Alternative Centers of Power, हिंदी में सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। सत्ता का केंद्र एक है और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र क्या हैं? ये वैकल्पिक का अर्थ क्या है? वैकल्पिक का अर्थ यहाँ पर जो वास्तविक सत्ता जिस सरकार के हाथ में होती है किसी देश की, इसके अलावा किसी अन्य तरह की सत्ता कुछ दूसरी संस्थाओं में निहित है। हमने इसके पूर्व के अध्यायों में पढ़ा कि कैसे जब विश्व का ध्रुवीकरण हुआ और शीत युद्ध का काल आया, उस दौरान कैसे नई नई संस्थाओं का उदय हुआ, जन्म हुआ। ये नई नई संस्थाएं जो हैं, ये किस प्रकार से देशों की सरकारों को प्रभावित कर रही थी, उनकी शक्ति को, उनकी सोच को और उनकी कार्यशैली को। ऐसा प्रभावित करते हुए मानो ये एक तरीके से सत्ता की वैकल्पिक केंद्र बन गई थी। तो अब इस अध्याय में हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं थीं और किस प्रकार इन्होंने विश्व में सरकारों को प्रभावित किया। इस अध्याय के जो मुख्य बिंदु हैं, वे पहला है यूरोपियन संघ, दूसरा है आसियान, उसके बाद चीन। और चीन के संदर्भ में आपको बता दें कि माओ जेडोंग जो 1948 में चीन के शासक बने, कम्युनिस्ट सत्ता हासिल करने के बाद, उसके बाद का काल चीन के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके पूर्व का नहीं, और साथ ही भारत के चीन से संबंध, इस पर एक संक्षिप्त इस अध्याय के तहत आपको बताया जाएगा। सो वी स्टार्ट विथ दिस चैप्टर एंड जैसा मैंने बताया कि ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट, वैकल्पिक व्यवस्था क्या थी, इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी हमें जानना जरूरी है। 1990 आपको याद होगा, वह दशक या वह वर्ष जब विश्व एक ध्रुवीय हो चला 1991 में। वैसे ये तो स्पष्ट हो गया था कि विश्व एक ध्रुवीय 1990 में हो गया, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, यूएसएसआर जब टुकड़ों में टूटा। इसके टूटने के बाद क्या होता है? टूटने के बाद 15 नए रिपब्लिक्स का जन्म होता है, नए देशों का जन्म होता है, उसी सोवियत खेमे के मातहत या सोवियत संघ के अंदर ही। और उसके खेमे के जो पूर्वी यूरोप के देश थे, वे भी स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार 15 ये देश और उसके सोवियत खेमे के अंतर्गत आने वाले करीब 8-10 देश, ये अब स्वतंत्र हो जाते हैं अपनी नई दिशा खोजने के लिए, अपनी नई दिशा, नई राह पकड़ने के लिए। तो ये साफ हो गया था कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र अब सोवियत संघ कतई नहीं रहेंगे, बल्कि अमेरिका की तरफ जाएंगे। ये जो देश थे नए, ये अब अमेरिका की ओर मुखातिर होते हैं। यूरोप में उसको लेकर कुछ बदलाव होता है। आप यदि ये नक्शा देखें तो आप पाएंगे कि पश्चिमी यूरोप के पूर्व में जो देश हैं, जो सोवियत संघ की सीमा से लगे हुए हैं, वे देश अब पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं, नई दिशा खोजने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप यूरोप में कुछ उथल पुथल होती है और कुछ नई संस्थाएं सामने आती हैं। एशिया में भी कमोबेश यही स्थिति होती है, क्योंकि सोवियत संघ का कुछ हिस्सा एशिया में भी है। तो जो सोवियत संघ के वह हिस्सा जो एशिया में है, वो भी जब स्वतंत्र होते हैं तो एशिया की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। और इस प्रकार यूरोप में जहाँ यूरोपीय संघ का उदय होता है, एक ऐसी संस्था का जिसे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी कहते थे, EEC, वहीं एशिया में एशियान का उदय होता है, एशियान। हम इसके बारे में अब थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। ये एशियान जो है वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से
जुड़ा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? अन्य देश क्यों नहीं? उत्तर बड़ा सरल है। सोवियत संघ के दक्षिण पूर्वी हिस्से के देश सोवियत संघ के प्रभाव से जब मुक्त होते हैं तो निश्चित रूप से वे एक नई दिशा की खोज करते हैं, जैसा मैं बारंबार कह रहा हूं, और उसके तहत ये एशियान की स्थापना होती है। ये दोनों संस्थाएं बड़ी ताकतवर संस्थाएं निकली किसी ज़माने में जब इसकी प्रारंभ हुई थी। दोनों ही अपने अपने इलाकों में ऐतिहासिक जो दुश्मनियां थी उसको भुला देते हैं, कमजोरियों को एक तरीके से बैक बर्नर में रखते हैं, कमजोरियों को एक तरीके से पीछे करते हैं, और उनके अंदर जो संसाधन, उनके अंदर जो अन्य पॉजिटिव्स थे उसको लेकर आगे बढ़ने का एक सार्थक प्रयास होता है, और उसी दिशा में वो खोजते हैं, इस पर रास्ता खोजते हैं। उसके साथ ही साथ शांतिपूर्ण दिशा में बढ़ने का एक प्रयास होता है। इसके सहकारी व्यवस्था बढ़ती है और विकास की ओर, अर्थशास्त्र की ओर, अर्थव्यवस्था को एक दिशा देने का बहुत सार्थक प्रयास इन दोनों संस्थाओं के द्वारा होता है। रही चीन की बात, तो चीन एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में 1948 के बाद उदय होना शुरू होता है। 1948 जब माओ जे डोंग आए तो चीन की एक कर्टन थी, एक पर्दे के अंदर था। अंदर की गतिविधियां बाहर वालों को बिल्कुल नहीं मालूम थी। लेकिन जिस काल की अब हम बात कर रहे हैं उस काल में चीन ने एक खुलापन अपनाया और मालूम हुआ कि चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं में अब शामिल होने की कगार पर है। उस दिशा में उसने काफ़ी काम किया है। चीन के इस आर्थिक उभार ने विश्व राजनीति को एक नया मोड़ दिया। सोवियत संघ समाप्त होता है, अमेरिकी वर्चस्वता का प्रभाव दिखाई देता है और वहीं चीन का उदय होता है एक आर्थिक ताकत के रूप में। और जब ये आर्थिक ताकत के रूप में इसका उदय होता है चीन का, तो निश्चित रूप से पूरे विश्व की राजनीति पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। इस अध्याय में हम उन्हीं वैकल्पिक केंद्रों की बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इनकी क्या भूमिका थी, क्या रही और क्या हो सकती हो। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन, EU, संक्षिप्त में इसे ज़्यादा EU के नाम से जाना जाता है, यूरोपियन यूनियन। यूरोप की यदि हम बात करें तो अनादिकाल से हम देख रहे हैं, खासकर पहले दशक से 1 AD के बाद के काल के घटनाक्रम को, इतिहास को हम देखें तो हम सतत रूप से पाएंगे कि विश्व की राजनीति में, उथल पुथल में यूरोप हमेशा एक केंद्र रहा है। खासकर पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप अर्थात वे देश जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल आदि आदि ये सब देश आते हैं। और ये चूँकि समुद्री तट पर स्थित हैं, इनका संपर्क जल मार्ग से पूरे विश्व से बना हुआ था। और इन्हीं देशों में से कमोबेश एक ने अमेरिका की भी खोज की थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यूरोप सभी गतिविधियों का केंद्र रहा और 20वीं सदी में यूरोप की हालत ये हो गई थी कि विश्व युद्ध के पूर्व एक इसमें बदलाव दिखाई देता है और इस काल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उसका प्रभाव भी यूरोप में दिखाई देता है, चाहे वह युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध हो, चाहे वह आर्थिक मंदी हो जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं 1929 का, चाहे वह यूरोप, चाहे वह युद्ध के बाद की स्थितियां हों। और इन सब स्थितियों में हम देखते हैं कि यूरोप पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। अर्थात कहने का मकसद ये है कि लगातार यूरोप के इतिहास में हम ऐसा घटनाक्रम पाते हैं जब समूचा यूरोप
किसी नकारात्मक घटनाक्रम के कारण उसका भुक्तभोगी बनता है और उससे प्रभावित होता है। यहाँ पर अमेरिका सामने आता है। शीत युद्ध के बाद के घटनाक्रम में आपके इस अध्याय में और समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व, इस अध्याय में हमने पढ़ा ट्रूमैन डॉक्ट्रिन क्या है। इस पर विस्तार से यहाँ बिना गए आपको केवल ये बताना चाहेंगे कि ट्रूमैन डॉक्ट्रिन एक ऐसी योजना थी, एक ऐसा सिद्धांत था जिसके तहत ये तय किया गया अमेरिकी शासन द्वारा कि ज़रूरतमंद देशों को, शब्द था ज़रूरतमंद देशों को पूरी तरह से आर्थिक सहायता दी जाए। ये ज़रूरतमंद शब्द जो है वह उसका बड़ा नाटकीय उपयोग किया गया और अमेरिकी वर्चस्व का एक ये कारण भी बना। अमेरिका ने इस ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना के माध्यम से यूरोप को आर्थिक मदद की पेशकश की, चाहे वह लोन के रूप में हो, चाहे वह बिना किसी ब्याज के रूप में हो, मानवतावादी अप्रोच के रूप में हो, आप किसी भी रूप में लें, लेकिन इसके पीछे निश्चित रूप से कुछ राजनीति थी। पर सच्चाई ये है कि ये दोनों प्रस्ताव यूरोपीय देशों को दिए गए और देशों ने उसका भरसक पूरा फ़ायदा उठाया। दोनों प्रस्तावों ने यूरोप के आधुनिकीकरण का, यूरोप के विकास का, यूरोपीय देशों के विकास का और यूरोपीय सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया। अब सहयोग का मार्ग प्रशस्त मार्शल प्लान के माध्यम से क्यों होता है या ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के माध्यम से क्यों होता है? इसके पीछे तर्क ये है कि ट्रूमैन डॉक्ट्रिन और मार्शल प्लान के तहत जो देश अमेरिका से अपनी ज़रूरतें पूरा कर रहे थे, आर्थिक ज़रूरतें खासकर, उन सभी देशों के लिए वही शर्तें, वही कंडीशंस लागू की गई थी। तो चूंकि इस मामले में समानता थी, निश्चित रूप से ये सभी देश एक दूसरे के निकट आए और इस निकटता ने उनके मन में सहयोग की भावना पैदा की। पूर्व में जो ट्रेडिशनल वॉर हुआ करते थे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, पुर्तगाल और स्पेन के बीच में, और जो कई 100 वर्षों तक के इतिहास में हम देखते हैं चलता रहा, अब उस पर थोड़ा कमोबेश कमी आई और सहयोग की भावना बढ़ी। इसी सहयोग के परिणाम स्वरूप यूरोपियन यूनियन नाम का क्षेत्रीय सहयोग संगठन बनता है। तो पृष्ठभूमि में आपको कारण मालूम हुआ और अब हम संस्था पे आते हैं। यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन 6 राष्ट्रों की संस्था थी। प्रारंभिक दौर में बेल्जियम, आप नक्शे में देखें, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और इसके अलावा नीदरलैंड। भौगोलिक जिससे आप पाएंगे सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहते हैं, डच लैंड भी कहते हैं। तो ये 6 देश सबसे पहले ये संघ बनाते हैं। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास था, वो अपने को जीवंत बनाने के उद्देश्य से कुछ बदलाव करता है और इस बदलाव का एक कारण ये भी था कि सोवियत संघ टूट चुका था और उस टूटे हुए सोवियत संघ से निकले हुए लगभग 15 देश और उसके अपने खेमे के करीब 10 देश अब एक नई दिशा खोज रहे थे। इसलिए जीवंतता के प्रयास में 1992 में, अर्थात सोवियत संघ के विघटन के तुरंत बाद, लगभग मैस्ट्रिच में, जो नीदरलैंड में एक जगह है, वहाँ एक बैठक होती है। जो इसके सदस्य राष्ट्र थे मूल रूप से वे इकट्ठे होते हैं और एक प्रस्ताव रखकर प्रयास करते हैं कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के दायरे को बढ़ाया जाए। इसी दायरे को बढ़ाने की इच्छा का परिणाम ये हुआ कि 1993 में मैस्ट्रिच संधि पर बहुत से देशों ने हस्ताक्षर किए, सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए और ये मैस्ट्रिच संधि जो है वो इसका
आने वाली संस्था का आधार बनी, जिसे बाद में यूरोपियन यूनियन का नाम दिया गया। तो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी वह समय है या वह संधि है जिसके बाद यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का नाम बदलकर यूरोपियन यूनियन कर दिया गया, और इस यूनियन के दायरे में बहुत सारे नए देश जुड़े। जैसा मैंने प्रारंभ में बताया कि इसकी शुरुआत में 6 देश थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 28 हो गई। आप यदि नक्शे को देखें तो नक्शे में पाएंगे कि यूरोप जो है वो लगभग पूरा का पूरा अब सोवियत संघ के खेमे के देशों को भी यदि हम जोड़ लें तो जुड़कर अब वो यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन चुका है। एक तरीके से पूरा महाद्वीप जो है वह अब यूरोपियन यूनियन के सदस्यता रखता है। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी 6 देश बाद में 28 का होना, इस प्रकार यूरोपियन यूनियन की नींव रखी गई। अब हम आते हैं इसकी संस्थाओं पर। इसकी कुछ 6-7 संस्थाएं थी, पर सबसे महत्वपूर्ण संस्था है यूरोपीय संसद। मैं इसको सबसे प्रारंभ में आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि यूरोपीय संसद सर्वोच्च संस्था थी। जैसे किसी देश की संसद वहाँ की सर्वोच्च संस्था होती है, उसी प्रकार यूरोपीय संसद में कुल 785 सदस्यों की क्षमता है, और ये 785 सदस्य प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, उसके जरिए से विभिन्न सदस्य राष्ट्रों से चुन के आते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ स्पष्ट करना चाहेंगे कि इस यूरोपियन पार्लियामेंट, जिसे हम अंग्रेजी में कहें, इसका कार्यक्षेत्र वैसा नहीं है जैसा कि भारत के संसद में है या किसी अन्य देशों के संसद में। ये किसी तरह के कानून किसी राज्य को लेकर, किसी देश को लेकर नहीं बना सकती, उसका अधिकार इससे नहीं है। मूल रूप से अधिकार है नीतिगत मामलों में जो पूरे यूरोपियन राष्ट्रों को प्रभावित करता हो, उस पर निर्णय लेना, उस पर विचार विमर्श करना और उस पर किसी सहमति पर आना। इसके अलावा संसद जो है वह यूरोपियन संसद वह बजट को लेकर भी बैठक करती है। बजट 2 तरीके के होते हैं, एक तो राष्ट्र का बजट स्वयं का, और दूसरा संस्था का बजट। संस्था के बजट से मायने हैं यूरोपियन यूनियन की जो स्थापना हुई और उसके बाद जो 28 देश जुड़े, तो उसको ज़रूरत पड़ी एक अपने लिए एक हेड क्वार्टर की। वो हेड क्वार्टर कहाँ बनाया गया? ब्रसेल्स में। ब्रसेल्स बेल्जियम में है, बल्कि कहना चाहिए कि बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स। वहाँ पर अब ये इसका मुख्य कार्यालय बनाया गया, जिसमें सदस्य राष्ट्रों के अधिकारी, कर्मचारी आदि बैठते हैं। अब इतनी बड़ी संस्था के लिए जो आय व्यय की ज़रूरत है उसका खाका संसद तय करती है, और प्रोपोर्शनेट तरीके से राष्ट्र जो हैं, संबंधित राष्ट्र, वो इसके लिए अपना पैसा देते हैं। और इस प्रकार यूरोपीय संसद एक कानूनी संस्था ना होकर या कानून बनाने वाली संस्था ना होकर, बल्कि कहना चाहिए एक ऐसी संस्था है जो नीतिगत और बजट के मामलों में ज़्यादा ध्यान देती है। तो इस प्रकार संसद जो है वो प्रशासनात्मक मामलों में दखल देती है। किसके प्रशासन के मामलों में? अपने स्वयं के कार्यालय का जो प्रशासकीय ढांचा है उसमें, और उसके साथ ही विधेयक वगैरह जो आते हैं उसके पास, उसका अध्ययन कर उसे पारित करना या उसमें कुछ संशोधन करना, ये उसके अधिकार क्षेत्र में है। याद रहे, ये संसद जो है पूरी यूरोप की संसद है, और इसे कतई इस बात का अधिकार नहीं है कि वह किसी सदस्य राष्ट्र के अंदरूनी मामलों में दखल दे। रही बात यूरोपियन यूनियन की, संसद के बाद दूसरी सबसे बड़ी संस्था है इसकी आयोग। आयोग इसकी कार्यकारी संस्था है। कार्यकारी संस्था का अर्थ होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो लागू करती है, जो
संसद के द्वारा बनाए गए प्रस्तावों को प्रैक्टिस में लाती है। इसमें 28 सदस्य हैं कुल। इसके सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और ये संघ की नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। मैंने जैसा आपको बताया, टू एग्जीक्यूट मतलब लागू करना, और एक अर्थ और होता है टू एग्जीक्यूट मतलब फांसी पर टांग देना, गोली से उड़ा देना किसी को। क्रिया टू एग्जीक्यूट मतलब लागू करना भी होता है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर जो होता है वो आयोग के हाथ में है, जो सभी चीज़ों को लागू करती है, उन बातों को जो संसद के द्वारा पारित है। और इस प्रकार ये संघ की नीतियों को क्रियान्वित करने का, इम्प्लीमेंट करने का, एग्जीक्यूट करने का काम करती है, और साथ ही ऐसा करते हुए नियमों को भी बनाती है, नियमों का निर्धारण करती। किस नियम के तहत या क्या क्या ऐसे नियम बनाए जाएं जिसके तहत विभिन्न नीतियां लागू की जाएं। याद रहे 28 सदस्य और 28 राष्ट्र, अर्थात हर राष्ट्र से एक सदस्य इसमें चुना जाता है। आयोग के बाद अगली जो संस्था है वह है परिषद। परिषद के मायने क्या हैं? नीति निर्धारक संस्था, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग बॉडी। वो नीतियां तय करती है। नीतियां तय करने का मतलब क्या होता है? नीतियां तय करने का अर्थ ये होता है कि किसी एक नीति पर निर्णय लेना। उदाहरण के लिए संसद ने यह निर्णय लिया है कि हम किसी देश के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देंगे, तो इस पर परिषद विचार विमर्श करके अपनी अप्रूवल देती है, आयोग के प्रस्तावों पर विचार करती है, और उसके अलावा भी समन्वय और संधियों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। तो परिषद का काम मूल रूप से आयोग के आदेशों को या आयोग की नीतियों को उस पर विचार मंथन करके उस पर अप्रूवल देना और उसे लागू करना। इसमें भी हर राष्ट्र से एक एक सदस्य आता है, अर्थात 28 सदस्य, क्योंकि 28 राष्ट्र हैं। इससे पहले हम और आगे बढ़ें, नक्शे पर एक नज़र आप पुनः डालें और इसमें आप देखेंगे कि पुराने और नए सदस्यों को लेकर आपको और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पुराने सदस्यों की यदि बात करें तो जैसा मैंने प्रारंभ में बताया 6 सदस्य थे, लेकिन जब हम पुराने सदस्यों की बात करते हैं तो इसके मायने ये हैं कि सोवियत संघ के विघटन के पूर्व के सदस्य कौन से थे और सोवियत संघ के विघटन के बाद के सदस्य कौन से थे। याद रहे, संस्थापक सदस्य 6, पुराने सदस्य अर्थात 1990-91 के पूर्व के सदस्य, और नए सदस्य अर्थात 1991 के बाद जब सोवियत संघ टूटता है। तो इसमें यदि नाम लिया जाए तो आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड एक तरीके से आप कह सकते हैं, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग जो संस्थापक सदस्य है, फिर फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली और माल्टा। ये हैं पुराने सदस्य, अर्थात सोवियत संघ के विघटन के पूर्व ही ये लोग यूरोपियन यूनियन बना चुके थे, उसका सदस्य बन चुके थे। रही नए सदस्यों की बात, तो आप देखेंगे इनके नामों पर गौर करें तो आप पाएंगे अधिकतर देश वे हैं जो किसी समय सोवियत संघ का हिस्सा थे। एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और इनके सदस्यों की संख्या और बढ़ती जा रही है, जब कजाकिस्तान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान, इन्होंने भी आवेदन किया है इसकी सदस्यता को पाने का। तो इस प्रकार पुराने और नए सदस्यों को जानने के बाद यूरोपियन संसद, आयोग और परिषद के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं न्यायालय। यदि सदस्य देशों के बीच में कुछ विवाद हो, किसी मुद्दे को लेकर विचारों में विविधता हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में त्वरित निर्णय के लिए उन्होंने अपने स्वयं की न्यायालय की स्थापना की। याद रहे, यूरोपियन यूनियन का न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायालय अलग अलग है। इस न्यायालय का गठन
25 न्यायाधीश और 8 एडवोकेट जनरल से मिलकर बना है। 25 न्यायाधीश की कुल कैपेसिटी है वहाँ। ये क्या मामले सुनते हैं? क्षतिपूर्ति के मामले और आर्थिक कृत्यों की वैधानिकता की जांच। क्षतिपूर्ति के मामले क्या हैं? कॉम्पेंसेशन। क्षतिपूर्ति का अर्थ है कॉम्पेंसेशन, अर्थात मूल रूप से आर्थिक मामलों पर न्यायालय अपना निर्णय देता है। रही बात आर्थिक कृत्यों की वैधानिकता की जांच, इसका अर्थ ये हुआ कि सदस्य राष्ट्र जो भी कुछ आर्थिक गतिविधियां कर रहे हैं उसके पीछे किसी तरह का स्वहित ना हो और दूसरे राष्ट्रों को यदि नुकसान हो रहा है तो ऐसी स्थिति में उस पर इस न्यायालय को सुनवाई करने का अधिकार है और अपना निर्णय देने का अधिकार है। तो इसका दायरा भी सीमित ही है, आर्थिक मामले मूल रूप से। न्यायालय के बाद अगला है निवेश बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसमें से बहुत से देश, सदस्य देशों में ऐसे हैं जिनके आर्थिक स्तर अलग अलग है। खासकर जो पुराने सदस्य देश थे वे आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो गए थे। मार्शल प्लान, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन और अन्य जरियों से, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, चाहे गैट हो, इन सब के माध्यम से पुराने देश द्वितीय विश्व युद्ध की जो विभीषिकाएँ थी उससे उबर चुके थे, आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके थे। लेकिन बाद के देश कुछ ऐसे निकले जिन्हें आर्थिक मदद की ज़रूरत थी और इसीलिए निवेश की ज़रूरत पड़ी। तो यूरोपियन निवेश बैंक में जो पैसा है वो सदस्य राष्ट्रों के द्वारा दिया गया पैसा है। विभिन्न प्रोजेक्ट को धन देकर, समुदाय के हितों की रक्षा करके और उसके साथ ही साथ जो बाज़ार है उसका साझा बाज़ार, उसका उचित तरीके से विकास हो, इसको ध्यान में रखते हुए इस बैंक को बनाया गया है। और ये एक कोऑपरेटिव की तरह काम करता है जहां सभी राष्ट्रों से मिला हुआ धन किसी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है। इस प्रकार आयोग के बारे में शुरुआत करके हम यूरोपीय निवेश तक आते हैं। ये जो संस्थाएं हैं इसके अलावा भी कुछ और एडवाइजरी बॉडीज़ हैं जिसे हम परामर्शदात्री संस्थाएं कहेंगे। इनका काम केवल एडवाइस देना है, केवल परामर्श देना है। जैसे आर्थिक सामाजिक समिति, यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय की परामर्शदाता समिति। अब आखिर इन समितियों की जरूरत क्यों है? संसद जो है वह एक बहुत बड़ी संस्था है और एक बड़े ऊंचे स्तर की संस्था है। इसमें 785 सदस्य होने के कारण ये लगभग असंभव है कि हर मामलों में लगातार संसद की बैठक हो और उस पर बहस के बाद त्वरित निर्णय लिया जाए। इससे बचने के लिए, इस दिक्कत से बचने के लिए और काम को तेज़ी से करने के लिए समितियों की आवश्यकता पड़ती है। उसीलिए इन समितियों की जरूरत, इन समितियों के प्रस्तावों को संसद में रखा जाता है जिसे सामान्यतया संसद पारित कर देती है, क्योंकि समिति के द्वारा किए गए प्रस्ताव काफ़ी गहन रिसर्च के बाद ही दिए जाते हैं। यूरोपीय आयोग जो है, जिसका मैंने पूर्व में जिक्र किया, इसकी मदद के लिए 5000 लोग हैं, लोक सेवक, ऑफिसर्स, पब्लिक सर्वेंट्स। और इन लोक सेवकों को यूरोशाह कहा जाता है हिंदी में। भारत के संदर्भ में बात करें तो एक शब्द आता है नौकरशाह। नौकरशाह का अर्थ क्या है? वे सरकारी अफसर जो ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं, बल्कि कहना चाहिए नौकरशाह मतलब क्लास 1 ऑफिसर्स, उन्हें नौकरशाह कहेंगे। अंग्रेजी में उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स, BUREAU, ब्यूरोक्रेट्स। उसी से शब्द लिया गया और यूरोपियन नौकरशाहों को जो नाम दिया गया वह कहलाया यूरोक्रेट्स। तो यूरोक्रेट्स यानी अधिकारी जो कि यूरोपियन यूनियन की संस्थाओं में कार्यरत हैं। ये जो यूरोक्रेट्स हैं या यूरोशाह हैं, ये कोयला, इस्पात, व्यापार, कृषि, वित्त आदि मामलों में विशेषज्ञ होते हैं
और इनके अनुभव और विशेषज्ञता का फ़ायदा लेते हुए समितियां काम करती हैं, और इसीलिए संसद सामान्यतया समितियों के प्रस्तावों को खारिज नहीं करती। ये तो रही संस्था के ढांचे की बात, कितने देश हैं, कहाँ स्थित है, कितने अधिकारी हैं और इसके क्या क्या इसकी संस्थाएं हैं, अंग हैं।